एक तरीके से कह लीजिए कि उस विषय को जिस गंभीरता से उठाया है, निश्चित तौर पर वो विषय अब सियासी विषय बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पूरे देश में एक्सरसाइज होनी चाहिए कि कौन हम भारत का नागरिक है और कौन शरणार्थी है। आपका इसका विरोध करने से बेहतर ये है कि आप चुनाव आयोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, उसकी ताकत को बढ़ाते हैं। अपने जो कार्यकर्ता उनको भी आप चुनाव आयोग को देते कि भाई हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, जा इन्हें भेजना है, इनकी मदद कीजिए। हम बार बार केंद्रित हो रहे हैं कि मतदाता सूची को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, कि उनके अपने वोटर कट रहे इसलिए। अरे उनको यही नहीं पता कि उनके वोटर कौन है। देश का विपक्ष मूलतः सुधार विरोधी और लोकतंत्र में अपनी हार को पचा नहीं पाता है तो उसको किसी न किसी संस्था के ऊपर डाल देता है। अगर अभी तक जितनी सरकारें चुनी गई हैं वो सब उसमें 50% लोग या 20% लोग गैर नागरिक थे, उन्होंने चुनी तो वो सरकारें क्या इलिजिटिमेट हो गई। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की समस्या कोई बहुत मामूली नहीं है, कैसे उनके आधार और राशन बन जाते हैं। दिक्कत यह है कि फिर उसके ऊपर हमको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मेहमानों से परिचय कराती हूँ, फिर विषय पर आती हूँ। रामकृपाल सिंह जी हैं हमारे साथ, लगातार विस्तार से अपनी बात रखते हैं। समीर चौगांवकर जी आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हैं। राकेश शुक्ल हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। मौसम चुनावी हो चुका है और चुनाव आयोग से भी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब समझ गए होंगे आपके मुद्दा क्या है। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने, या यूं कहें कि कांग्रेस और तेजस्वी ने, चुनाव आयोग की ये SIR का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी जो एक तरीके से कह लीजिए कि उस विषय को जिस गंभीरता से उठाया है, निश्चित तौर पर वो विषय अब सियासी विषय बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मौसम चुनावी है, और विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी दखल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसी को कई सारे मुद्दों पर संजीदगी बनाए रखने की बात कही है और कई सारे मुद्दों पर एक तरीके से कह लीजिए कि फटकार भी लगाई है। क्या महागठबंधन इस मुद्दे को मजबूती से उठा लेगा? क्या महागठबंधन ये मुद्दा उठाकर नीतीश को डेंट पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा? इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं अपने मेहमानों से। रामकृपाल सर, जिस तरीके से महागठबंधन, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक्टिव दिखाई पड़े, खूब सारे बयान आए इस पूरे हफ्ते में, अगर आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठते रहे लगातार, और इसे बखूबी निभा भी लिया गया। एक तरीके से कह लीजिए कि विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया। क्या इसका डेंट नीतीश और बिहार में बीजेपी और NDA को देखने मिलेगा? देखिए, मैं चूंकि ये मैटर सब जुडिस है और चूंकि ये मैटर सब जुडिस है और 28 जुलाई को इस पर मतलब फिर से है, मैं इसलिए बहुत अभी कोई वो कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन पहले दिन की जो अदालत में जो चीज़ें चली हैं, जो सवाल जवाब हुए हैं, जैसे आपने कहा कि ये, तो एक जो मूल प्रश्न है, देखिए संविधान में बहुत सारे ऐसे ब्लैक होल्स हैं चूंकि जिनकी जो समय समय पर या तो कानून कोई बदलाए या परिभाषित किया जाए। जब ये बात हुई कि चुनाव आयोग को नागरिकता देखने का अधिकार नहीं है, तो चुनाव आयोग ने जो तर्क रखा कि संविधान ने हमें ये कहा है कि भारतीय नागरिक को वयस्क मताधिकार, उसमें शुरुआत में ही है भारतीय नागरिक। तो चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, हमारा अगर काम नहीं तो बता दें किसका काम है। हमें ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि जिसको हम वोटर कार्ड दे रहे हैं वो भारत का नागरिक है। और ये सवाल जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग गए और अचानक से गांवों में से, शहरों में से बहुत सारे लोग आए, उसमें देखा गया कि बहुत सारे लोगों का वोटर आई कार्ड था। तो सवाल इस बात का भी है कि ये बहुत अच्छा हो जाए कि नागरिकता, कौन भारत का नागरिक है। देखिए, एक बात तो ये कोर्ट भी नहीं कह सकती कि भारत का जो नागरिक नहीं है उसको वोटर आई कार्ड मिले। इस देश की कोई संस्था इसके बारे में नहीं कहेगी। लेकिन ये ठीक है, नागरिकता
नागरिकता जानना हर देश की संप्रभु सरकारों का अधिकार होता है। हमारे कौन नागरिक हैं, हम किनको सुविधा दे सकते हैं, किनको नहीं दे सकते हैं। और अगर घुसपैठिए उसमें पकड़े जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग का ये काम नहीं है तो चुनाव आयोग कह रहा है कि जिसका काम है वो हमें बताए, वो गृह मंत्री हमें बताएं कि भारत के नागरिक कौन हैं, हम तो उसी को देंगे जो भारत का नागरिक होगा। ठीक है। और आधार पे इतनी बार खुद कोर्ट ने इतने कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले दिए हैं। कभी कहा कि आधार कुछ नहीं है, आधार के बिना भी, आपको याद होगा कि बिना आधार के आप बैंक खाता खोल सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। वो अलग अलग जैसा मौसम वैसा कोर्ट नहीं कर सकते कि एक बेंच कुछ कह रही दूसरी बेंच कुछ। मैं सिंपल एक चीज का हूं, ये मामला उठा है कि नागरिकता, भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार है, ये यूनानिमस कॉल है। नागरिक कौन है इसकी पहचान कैसे की जाए, कौन करेगा, अदालत करेगी, गृह मंत्रालय करेगा, ये सरकार का काम है या चुनाव आयोग करेगा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं, बिहार के इलेक्शन सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश में एक्सरसाइज होनी चाहिए कि कौन हम भारत का नागरिक है और कौन शरणार्थी है। विपक्ष की भूमिका चाहे जो भी हो क्या रहती है और जब सत्ता में जाता है क्या। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब जनता पार्टी बनी थी, अटल बिहारी विदेश मंत्री बने थे अटल जी, और पहली बार वो रसिया गए थे। तो रूस से लौट करके जब वो आए तो सदन में काफ़ी तारीफ कर रहे थे रसिया की। तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई वाजपेयी जी आपको क्या हो गया, आप तो इसके हमेशा विरोधी रहे हैं, मतलब जब बीजेपी की जो मूल इनकी थी। तो अटल जी ने कहा कि देखिए आप सही कह रहे हैं, जब हम विरोधी थे तो वहाँ बैठते थे जहाँ आप बैठ रहे हैं, अब हम इधर आ गए हैं। तो ये जो है विपक्ष में कोई भी हो, एक जुमला चलता है कि देश जानना चाहता है। मैं कई बार ये सोचता हूँ जिनकी 2 सीटें आई हैं वो भी कहते हैं देश जानना चाहता है, जबकि देश ने उन्हें खारिज कर दिया है। मैं थोड़ा राजनीति की तरफ आपका रुख करूंगी हर्षवर्धन सर। इसके पहले अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल ने जब पिछला चुनाव दिल्ली का लड़ा था तो लगातार वो वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट में धांधली और ये और वो बात करते रहे, और जब नंबर गेम की बात हुई तो नंबर गेम में उनको बढ़त मिली। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा या आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस तरीके की बातें कही कि ये जो मुद्दा था, ये वोटर लिस्ट वाला मुद्दा, ये भुना ले गए। क्या उसी नक्शे कदम पर तेजस्वी है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चूंकि आपने जितने सवाल पूछे और रामकृपाल जी जहां लेके गए हैं, तो अब उसी समझ में आ जाएगा नुकसान किसको हो रहा है राजनीति। कौन है जो देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़ा है? तो जवाब आएगा कोई नहीं। भला इस देश का कोई व्यक्ति वो बांग्लादेशी और घुसपैठियों के साथ खड़ा हो सकता है? लेकिन खड़े तो हैं। ये तो आदर्श जवाब है, लेकिन खड़े तो हैं। अब जो खड़े हैं उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पहचान हो। इस देश में दुर्भाग्य है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि राजनीतिक दल सोचते हैं कि अच्छा आज हमारा मसला है और मैं फिर कहूंगा तो कम्युनल नजर आऊंगा, लेकिन मैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगूं कम्युनल, क्या करना है, सही बात तो बोलनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाओ। हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, हमारे शहर प्रयागराज, दिल्ली, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, जाने कहां कहां धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा इस धरने प्रदर्शन का आज के बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से क्या लेना देना है? भैया लेना देना। कटिहार, पूर्णिया, मतलब पूरे जो ये सीमांचल वाले जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, 125, 126, 127, यानी 100 लोग हैं, 127 आधार कार्ड बन गया। इसका मतलब ये है कि वो पहचान तो अब हो जाएगी। जो लोग ये चाह रहे हैं, और मैं फिर उनको कहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार को जो कराना है वो तो कराएगी। विपक्ष मुझे उनके ट्रैप में फंसता दिखा। जहां रामकृपाल जी ने छोड़ा, ये लोग कह रहे थे ना नागरिकता पहचान नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, एनपीआर नहीं लागू होने देंगे, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार संपादक कहते अरे एनआरसी की जरूरत क्या है, मुसलमानों को निकाल के बाहर कर दोगे क्या? कौन मुसलमानों को निकालना चाह रहा है भाई? अगर मुसलमानों को निकालना होता तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के बाद भी हम ये कहते कि नहीं हमारे एक बराबर नागरिक हैं, लेकिन किया गया। अब जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आधार लागू करो, और मैं तो इसका पक्षधर हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोलता रहा 3 दिनों तक कि भैया आधार क्यों नहीं आप आधार लागू करिए।
होम मिनिस्ट्री को एक्सरसाइज में शामिल कीजिए। बिहार चुनाव के पहले इंटेंसिव रिवीजन हो जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं हो तो पूरे देश में इस इंटेंसिव रिवीजन को लागू कीजिए और इसमें होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन साथ में काम करे। सर्वोच्च न्यायालय एक बार इसका वैलिडेशन कर देगा तो उन पार्टियों को भी संकट होगा जो अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ ना, सदन में क्या कह रहे थे, ना 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 आधार नहीं लागू होने देना है, जबकि आधार आया कांग्रेस के समय में। सोचिए कितना राजनीतिक दोहरा चरित्र है वो भी इससे सामने आ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं, जो सवाल मूल आपने पूछा कि राजनीतिक नुकसान किसको होगा, राजनीतिक नुकसान जिसको होता दिख रहा है वो परेशान है। राजनीतिक नुकसान जिनको लगता है कि उनका भी मतदाता हो सकता है। अच्छा, किसी भी देश में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ट्रंप ने दुनिया के सारे अवैध प्रवासियों को भेजा, तो जो चुप रह गए उनको उनसे कुछ लाभ होगा ना। भारत में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या पर कुछ राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं, अब कहेंगे कि इस पे तो भाजपा राजनीति कर रही है, तुम्हारी ही तो सरकार है। अरे भाई, तुम्हारी सरकार है तो पहली बार इंदिरा जी का वो मुझे साक्षात्कार याद है जब उन्होंने कहा था कि असम बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बन गया है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां से लौटने की गुंजाइश नहीं होगी, तबाह हो जाएगा। हो गया, बड़े हद तक वहां पहुंच गया। तो भला हुआ कि ये सरकार बदली और हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से काम कर रहे हैं, चिन्हित करने का काम हो रहा है, लेकिन हो चुका है। वहां भी आप मियां असमिया में भेद बड़ी आसानी से नहीं कर सकते। पूरे देश में है, पहली बार कोई सरकार तय करके बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रही है और डिपोर्ट कर रही है। पहली बार जो बांग्लादेश की सीमा है वहां से वो लोग आते हैं, उनको हमारी बीएसएफ पकड़ती है, पकड़ के ले जाके छोड़ देती है, कहती है जाओ भागो यहां से। ये सब हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक वर्ग गया झूठ बोलते हुए, उसने क्या रोहिंग्या को हाथ बाड़ी हथकड़ी लगाई और पैर भी बांध दिया और उनको सबको समंदर में फेंक दिया भारत सरकार ने। क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? इतनी अमानवीय हो सकती है? लेकिन कौन वर्ग है जो वो गया, ये भी तो सोचिए ना। ये वही वर्ग है जिसको कन्हैया लाल दर्जी पर बनी फिल्म को रुकवाना है। अब वो भी आप लोग चेक करिए जाके कौन रुकवाने गया था, क्यों रुक गया वो फिल्म। तो ये सब अलग अलग नहीं है। आप इसको अलग करके देखेंगी तो लगेगा कि बिहार का चुनाव भर है। और महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने अगर कहा था कि मतदाता सूची में ये हुआ, ये सवाल, तो एक तरह से तो ये प्रीएम्प्ट कर लिया ना, प्रोएक्टिव डिसीजन है चुनाव आयोग का। तो पूरे विपक्ष को तो खुश होना चाहिए था, आपकी बात लेकिन मान ना, ली गई। झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा जो कर रहा है उसी का नुकसान होता है। आपकी बात मान ली गई। बिहार चुनाव में एसआईआर कितना मजबूत मुद्दा होगा और किस पक्ष में जाता दिखेगा? सर तो कह रहे हैं कि जो इसका विरोध कर रहा है, नुकसान उन्हीं का है शायद, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो मुझे लग रहा है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस बागची और जस्टिस सुधांशु धुलिया अभी इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। 28 तारीख की उन्होंने एक और डेट दी, उन्होंने कहा इसके ऊपर और विचार विमर्श होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों पक्षों को थोड़ी थोड़ी फौरी राहत दे दी है। चुनाव आयोग को बोला है कि भाई आप जो गहन विशेष पुनरीक्षण है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आधार, राशन कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को भी आप इसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे, उस पर राय पूछिए। तो मुझे लगता हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि भाई आधार को आपको इसे कंपल्सरी करना पड़ेगा, आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आया है कि भाई जो हमने विशेष पुनरीक्षण का जो काम शुरू किया है 74.36% हमने काम अपलोड कर दिया गया है और जो 7.90 टोटल वोटर्स है बिहार के अंदर, अगले बचे हुए जो है वो हम 4 दिन के अंदर कर देंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, सारे बूथ लेवल पर काम हो रहा है और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में हम 10 दिन हर घर मतदाता के घर जाएंगे, हर घर दस्तक देंगे और जो छूटे हुए मतदाता होंगे उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले में काम किया और चुनाव आयोग ने कहा था कि भले ही ये कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव के 90 दिन पहले ही एक्सरसाइज क्यों शुरू की, क्या 90 दिन के अंदर ही आप पूरी कार्रवाई कर पाओगे? क्या चुनाव आयोग किसी विशेष पार्टी को मदद करने के लिए ये काम कर रहा है? तो चुनाव आयोग ने इसका विस्तृत जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने इसका विस्तृत जवाब अपनी साइट पर भी अपलोड करा हुआ और कहा है कि हमारे पास इसकी तैयारी थी और हमें पता था कि हम समय रहते इसको बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे और जब 75% का काम कंप्लीट हो चुका है तो बचा हुआ काम भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 5 दिन के अंदर कर लेंगे और अभी 25 जुलाई तक का समय है, 12 दिन अभी और बाकी है चुनाव आयोग के पास इस मामले में करने का। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सभी दलों को सहयोग भी करना चाहिए और सभी दलों ने बूथ मैनेजमेंट के लिए और बूथ पर जो अपने जो एजेंट बिठाए थे उनकी 15% की संख्या बढ़ा दी इस मामले में काम करने के लिए। तो जब अब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो चुनाव आयोग को, आपने अपने वोट रिवाइज करने के लिए, अपने वोटर्स को लिंक करने के लिए, अपने वोटर्स को वो 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर से वोटर बनाने के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपका इसका विरोध करने से बेहतर ये है कि आप चुनाव आयोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं
उसकी ताकत को बढ़ाते, अपने जो कार्यकर्ता उनको भी आप चुनाव आयोग को देते कि भाई हमारे कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, जा इन्हें भेजना, आप इनकी मदद कीजिए। और पूरे बिहार के सारे राजनीतिक दल मिलकर, सारे सामाजिक संगठन मिलकर अगर चुनाव आयोग के साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से होगा। चुनाव आयोग ने इसे बहुत अच्छे से कर लिया है। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद ये तय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी जो गणना होगी उसको अपलोड नहीं करना है अभी उसे, उसके फैसले के बाद ही होगा। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में क्या बढ़ता है, लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग को फ्री एंड दिया करने का। और मुझे लग रहा है कि जब एक बार सफाई हो रही है तो सभी दलों को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। भाई कौन चाहता है कि अवैध प्रवासी इसमें वोट करे, कौन चाहता है कि फर्जी वोटर इसके अंदर बने। वो सिर्फ फर्जी वोटर ही नहीं बनेंगे, वो फर्जी नागरिक बनकर देश के अंदर फर्जी काम भी आने वाले समय में करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों का यह दायित्व है कि वो इसका विरोध करे और चुनाव आयोग का समर्थन करे। और चुनाव आयोग को जो सपोर्ट चाहिए वो अपने संसाधनों में जितना संभव हो सकते हैं वो चुनाव आयोग का सपोर्ट करे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अब आप देखेंगे जब किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे 4 साल पहले, तो संसद में ये बिल आया था आधार को, वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का, तो वो सरकार ही लेकर आई थी और सरकार ने कहा था और विपक्ष ने उसका विरोध किया था। उस समय विपक्ष ने कहा था ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उस समय विपक्ष विरोध कर रहा था और आज विपक्ष उसकी बात कर रहा है। तो विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि 4 साल पहले आप किस तरीके से लेके चल रहे थे और अब आप लेके जा रहे हो। तो विपक्ष को यह बात ध्यान देना चाहिए कि भाई आप सदन के अंदर तो उसका विरोध कर रहे थे और आप जाके आप समर्थन कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो निष्पक्ष चुनाव और सारे मतदाता को, और चुनाव आयोग का एक दायित्व है कि कोई फर्जी मतदाता ना जुड़े। और अगर वो रिवाइज कर रहा है तो उसको सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ठीक है राकेश सर, आंकड़ों की बहुत सारी बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आ गया। मैं चाहूंगी आप सिर्फ 2 नाम पर केंद्रित रहें, राहुल और तेजस्वी। वो सीमांचल के वोटर्स जिन पर की सबकी निगाहें लगी हुई हैं, एक खास वोटर जिन पर की सबकी निगाहें लगी हुई हैं, नीतीश और राहुल उनके लिए क्या काम करें? देखिए, जो मेरा अभी तक का चुनावी अनुभव रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है उसके पीछे कारण है कि यदि चुनाव हार गए तो ये सारी कसरत उसी को लेके है। 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो उन्होंने एक नई कसरत शुरू की, ईवीएम की, और ज़बरदस्त कसरत हुई और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी के चेहरे को बचा लिया गया। फिर 2014 के बाद से आप देखिए लगातार चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है। तो पहले ईवीएम हुआ, जब ईवीएम का एजेंडा खारिज हो गया तो मतदान के बाद का जो परसेंटेज आया उसको लेकर टारगेट किया गया कि इतने दिन क्यों लग गए, इतने समय बाद क्यों आया। ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से उठा। राहुल की तरफ से आया, राहुल बोलिए ना। हाँ, राहुल गांधी की तरफ से आया। तो अब ये एजेंडा भी कहीं ना कहीं फेल हुआ और ये कार्ड चलता हुआ नहीं दिख रहा। तो अब एक नई चीज आ गई है, वो है मतदाता सूची। देखिए, हम बार बार केंद्रित हो रहे हैं कि मतदाता सूची को लेकर विवाद क्यों हो रहा, कि उनके अपने वोटर कट रहे इसलिए। अरे उनको यही नहीं पता कि उनके वोटर कौन है, क्योंकि हर बार यदि उनको चिन्हित होते कि उनके वोटर ये हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चिन्हित है अपना वोटर, तेजस्वी के पास भी अपना वोटर चिन्हित है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अपना वोटर चिन्हित नहीं है और यही उनकी समस्या है। और लगातार 14 से लेके आज 2024 तक जिस तरीके से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, उससे राहुल गांधी के चेहरे पे खरोंच ना आए, उसके लिए सारी कसरत हो रही है। बड़ी बात कही, मैं उसको बस थोड़ा और बोल्ड कर दूं, क्योंकि वो पासिंग रेफरेंस में बोल गए। उन्होंने कहा 2009 की हार के बाद बीजेपी ने ईवीएम पर हल्ला शुरू किया, किताब भी लिख दी गई थी, बड़ा कुछ किया गया था। खैर ठीक है, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, जीवीएल नरसिम्हा ने। लेकिन इसका मतलब क्या है, जिसको राकेश जी ने जो कहा वो देश को सुनना चाहिए। इस देश का विपक्ष मूलतः सुधार विरोधी और लोकतंत्र में अपनी हार को पचा नहीं पाता है तो उसको किसी न किसी संस्था के ऊपर डाल देता है। ये बड़ा जरूरी है समझना। मतलब ये आडवाणी जी ने भी किया, राहुल गांधी भी हार रहे हैं, तो जब 240 पे आ गई तुरंत कहा देखो हमने अपने अभियान से रोक दिया, और जैसे ही हारेंगे तो कहेंगे मैंडेट चोरी कर लिया गया। तो ये भी यानी भारत का विपक्ष, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या एंटी रिफॉर्म है क्या? अटल जी भी बैलगाड़ी से पहुंच गए थे कंप्यूटर का विरोध करने, आज देखिए क्या हाल है। तो ये भारत का विपक्ष, और बड़ी बात है, इस पे अलग से चर्चा होनी चाहिए, किसी दिन गंभीरता से होगी। लेकिन ये मैं बोल्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष का मतलब ये कि कोई भी काम किसी सरकार के समय में हो रहा हो तो वो उसका नुकसान करेगी, उसको श्रेय दे देगी। ये लोगों के दिमाग में जम गया है, इसलिए भी विपक्ष इसका विरोध करता है। विपक्ष, विनोद सर, राहुल गांधी और कांग्रेस
जब भी चर्चा शुरू होती है तो वो एक संस्था को खोजते हैं बताने के लिए कि ये वजह थी, इस वजह से। इसके पहले सीबीआई की बात हो रही थी, फिर छापे की ईडी की बात होने लगी और अब चुनाव आयोग। नहीं तो जब कांग्रेस सरकार थी तो विपक्ष यही करता था, तत्कालीन विपक्ष भी तो यही करता था। वो भी जब सीबीआई गुजरात में केस रजिस्टर कर रही थी तो कहते सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तोता है ना। तो ये तो विपक्ष, जो हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ, विपक्ष होता है उसका सत्ता पक्ष का आचरण और विपक्ष का आचरण भी अलग अलग होता है। आधार का विरोध तो मोदी जी ने भी किया था, जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। मनरेगा का विरोध हुआ था, जीएसटी का विरोध हुआ था। ये सारे विरोध बिहार में कितना आधार तो बनाएंगे? ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दल विपक्ष में होता है तो उसका स्टैंड कुछ होता है। मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेड यूनियन के नेता वो कंपनी का चेयरमैन बना दीजिए, वो अपने मांग पत्र की 50% ज़्यादा मांगे खारिज कर देगा। तो वही विपक्ष का हाल हो। जब सत्ता सरकार में आप होते हैं तब आपको आटे दाल का भाव पता लगता है, कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। और जब सरकार से बाहर होते हैं तो आप कुछ भी कहने के स्वतंत्र हैं। दूसरी बात यह है कि बिहार पर हम आते हैं। देखिए, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है चुनाव के मतदाताओं सूचियों का पुनरीक्षण का, उनकी वैलिडिटी जांचने का और एक सही मतदाता सूची बनाने का और फर्जी वोटर्स को लाने का। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका संवैधानिक कर्तव्य है। और 2003 में भी ये हुआ था, 25 साल पहले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस पर स्टे नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था अपना जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जरूर कहा कि भाई आप आधार, राशन कार्ड और इसको शामिल करिए, कर सकते हैं, विचार करिए इस पर, मतलब एडवाइस किया। टाइमिंग पे सवाल उठाया और नागरिकता वाले सवाल पर कहा कि आपको नागरिकता जांचने का हक नहीं। नागरिकता का सवाल तो पहले से है कि ये गृह मंत्रालय का काम है। अच्छा, जो लोग वोटर लिस्ट में मान लीजिए नहीं आ पाए तो क्या नागरिक नहीं इस देश के? अगर मान लीजिए हम में से कोई आदमी उसका किसी कारण से वोटर लिस्ट में नाम ना आए तो क्या उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में नहीं आए, ये तो है। तो बात ही हो रही है। लेकिन जो वोटर लिस्ट में नहीं है वो नागरिक नहीं है, ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये तो विषय भी नहीं है सर बहस का। नहीं, तो है विषय। वोट देने की बात नहीं, विषय है। चूंकि चुनाव आयोग ने कहा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको नागरिकता अधिकार तय करने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, ऐसे हवा में नहीं कहा। चुनाव आयोग ने बात कही थी कि हम उसके बाद जो है वोटर लिस्ट जो बनेगी और उसमें जो है जो नहीं आएंगे उनका केस हम संबंधित अथॉरिटी को नागरिकता के लिए सौंपेंगे। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार किस लिए नहीं है कि मान लीजिए समीर जी का ट्रांसफर हो जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरा वोट यहाँ कट जाए, वहाँ न जुड़े, तो हम नागरिक नहीं रह जाएंगे इस देश के? या अगर अभी तक जितनी सरकारें चुनी गई हैं वो सब, उसमें 50% लोग या 20% लोग गैर नागरिक थे, उन्होंने चुनी तो वो सरकारें क्या इलिजिटिमेट हो गई? ये बड़े मूल प्रश्न हैं जिनको आप ऐसे नहीं उड़ा सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 28 तारीख भी दी है विचार करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, किसी दल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम है चुनाव आयोग का। लेकिन ये भी होना चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी जेन्युइन नागरिक वोटर उसमें छूटना नहीं चाहिए कि अगर उसको कागज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। क्यों? कागज का तो स्थिति है कि 1990 से पहले के पैदा हुए लोग, 80 से पहले, मेरे पास कागज नहीं है अपने जन्म प्रमाण पत्र का। यहाँ कितने लोग पास जन्म प्रमाण पत्र कागज है? तो रामकृपाल सर कहते हैं कि राशन लेने के लिए अगर हम तैयार हैं और हम अगर आइडेंटिटी दिखा पा रहे हैं तो हम चुनाव आयोग नहीं, तो राशन तो आधार से मिल रहा है, राशन कार्ड से मिल रहा है। तो आधार भी तो सर ऐड ही हो गया। नहीं तो आधार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आधार को अगर आप बाहर कर रहे हैं, पासपोर्ट आप बनवाने जाते हैं तो वहाँ आधार लगता है आपका, जो पासपोर्ट आपके वाकई नागरिकता का प्रमाण पत्र है। आप विदेश में जाते हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं, यू हैव द इंडियन पासपोर्ट, लेकिन उसमें आपको लगाना पड़ता है आधार। आप वीज़ा लेते हैं तो वहाँ भी आधार लगता है, और यहाँ आप आधार को बाहर कर रहे हैं इसलिए कि कहीं 100 के 125 राशन कार्ड भी तमाम फर्जी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी बन जाएंगे, इस देश में पासपोर्ट भी फर्जी बनता है। तो किस किस कागज की आप, क्या ग्राम प्रधान जो प्रमाण पत्र देता है वो फर्जी नहीं बनता क्या? जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बनते क्या? तो सिर्फ इस तरह के आधार पर क्या आधार फर्जी बन सकता है? इसलिए, और आधार एक अथॉरिटी बनाती है, और आधार कौन बना? तो सवाल ये है कि आधार को आप, वैसे तो हर चीज़, आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक हो रहा है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आधार लिंक हो रहा है, आपके इसमें वोटर आईडी से आप लिंक करने की बात चुनाव आयोग ही कर रहा है, आधार से लिंक करने की। विपक्ष विरोध करे, अलग वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो और आधार को आप बाहर कर रहे हैं। तो ये विडंबना जो है ना, इसका जवाब चुनाव आयोग कोई क्रेडिबल जवाब नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, लेकिन सलाह दी कि आधार को आप शामिल करिए। तो कोई ना कोई तो आधार होगा सुप्रीम कोर्ट के पास इस सलाह देने का। और चूंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है,
इसलिए चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सम्मान किया और एक सलाह दी। अब ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का कितना सम्मान करता है उनकी सलाह का। ठीक है सर, ठीक है सर। बिहार में SIR या जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है वो कितना चुनाव में इफेक्टिव होगा, और चुनाव आयोग और विपक्ष का जो एक चल रहा है इस वक्त तनातनी, वो कितना इम्पैक्टफुल चुनाव में दिखाई पड़ेगा? कैसे किसी गैर मुद्दे को मुद्दा बना दिया जाए, ये तो देश के राजनेताओं से सीखना चाहिए, और कैसे उस पर ऐसी अनावश्यक बहस छेड़कर इवन देश के जो सबसे बड़ी अदालत है उसको भी उसमें शामिल करके उसका भी समय ले लिया जाए, ये केवल इस मुद्दे की वानगी भर है। जो काम चल रहा है उसका 74% काम हो चुका, समीर जी ने डेटा पूरा दिया, और सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस चली है, दोनों जो न्यायाधीशों की खंडपीठ है उसके सामने, उसको अगर केवल ध्यान से पढ़ भर लेना तो मुद्दा पूरा स्पष्ट हो जाता है। एक तो कहा कि अरे रोक नहीं लगी इसलिए पक्ष जीत गया या चुनाव आयोग जीत गया, तो रोक की कोई याचिका नहीं लगी थी। उसमें यह कहा गया है, चुनाव आयोग ने कितनी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गृह मंत्रालय का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्कि मतदाता तो हमारे पूरे मूल कार्य की जान है, मूल में है, रीढ़ में है। अगर मतदाता नहीं है तो चुनाव आयोग का अस्तित्व क्या करेगा? चुनाव आयोग चुनाव कराता है मतदाताओं के लिए ना। हमारा उद्देश्य तो यह है कि एक भी व्यक्ति जिसको मतदान का अधिकार है वो मतदान से वंचित ना रहे, इस उद्देश्य के लिए ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का जो तरीका है उस पर सवाल उठा तो ये आधार वगैरह, अब देश में सब कुछ फर्जी बन जाता है, उस फर्जीवाड़े को हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए इतनी इंटेंसिव एक्सरसाइज चला रहे हैं। तो ये सारा आपस में बड़ा घालमेल का मामला है। पहले तो ऐसे फर्जी दस्तावेज बने ही नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सारी व्यवस्था को उस पर काम करना। मैं वही कह रहा हूँ, हम जो दूसरी बहस कर रहे हैं उसमें भी यही बात कर रहे थे कि नीचे के स्तर पर दरोगा जो है, SP जो है, एडिशनल SP जो है, ADM, वो अपना काम नहीं कर रहा है। पासपोर्ट बनाने वाले फर्जी पासपोर्ट बना रहे हैं, आधार वाले दुकानें खुली हुई गली गली जो आपको आधार बना दें। ये बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की समस्या कोई बहुत मामूली नहीं है, कैसे उनके आधार और राशन बन जाते हैं। दिक्कत यह है कि फिर उसके ऊपर हमको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है, और अगर हम चुनाव हार जाएं तो हमें उसके लिए एक बहाना तैयार रखना है। केवल इस वजह से हम समूची संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दें। अगर वो कह रहे हैं कि जल्दी ही खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है 28 जुलाई को जो अगली सुनवाई होगी उसके पहले चुनाव आयोग अपना कार्य अधिकतम पूर्ण कर चुका होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जो सवाल था वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये यही समय क्यों चुना, और क्या इसको एक बार अभी करने की बजाय, चुनाव सिर पर हो तब करने की बजाय समय समय पर नहीं करते रहना चाहिए। उसके लिए तो चुनाव आयोग ने खुद ही, वकील ने सवाल, आप ही बता दो कब करें, दिन भर देश भर चुनाव ही चलते हैं, ये दिक्कतें, उन्होंने अपनी प्रशासनिक दिक्कतें भी बताई हैं। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्थागत मामला था जिसको राजनीतिक बना दिया गया है। ठीक है, और मौसम चुनावी होता है तो ये सब मुद्दे अपने आप ही निकल आते हैं। अब ये SIR का मुद्दा, ये वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा बिहार चुनाव में कितना कारगर होगा, ये परिणाम के दिन पता चलेगा। और तेजस्वी और राहुल गांधी एक जो पहल, एक जो कह लीजिए मुद्दा उठाकर मजबूती से इसे लेकर निकले हैं, और इसी के बलबूते पर, इसी मुद्दे के बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको कितना फायदा पहुंचाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। बिहार चुनाव की हर अपडेट आपको अमर उजाला पे मिलेगी। आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं किस इलाके की, किस क्षेत्र की, किस निर्वाचन क्षेत्र की खबरें आप देखना चाहते हैं, वो सब हम आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत धन्यवाद, आप सब मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।